जब से ये मार्क्स आए तब से ये मार्क्स कंट्रोवर्सी का कारण बनी है। इसी करप्शन के कारण तो सीईटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट खारिज हुआ। क्या 11/6/2019 से पहले की जॉब्स पर भी असर पड़ेगा? तो ये तो 13/12/2017 से बाद की सभी जॉब्स को खा जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा संगीन और बड़ा मामला है। क्या होने वाला है? हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब्स तो एकदम सवालों के घेरे में है सर। हर पूरी तरह जॉब से तो आगे कोर्ट में है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम लगातार हरियाणा में नौकरियों को लेकर एक सीरीज चला रहे हैं। कोशिश है कि जो सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं उन्हें दूर किया जाए। और एक और नया विषय आया है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नहीं मालूम था। और इसे एक लाइन में समझिए कि क्या सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो हैं उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसके जरिए 50,000 लोगों की नौकरी जाने वाली है या बचेगी? क्या है 2019 का वो ऑर्डर, वो फैसला जिससे लोगों को नौकरी मिली, तो उसके बाद की नौकरियों का क्या होगा? ये बहुत एक एक हमें कह सकते हैं कि सेंसिटिव विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ हैं। अमूमन हम जॉब्स को लेकर ढूल साहब से बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स केसेस इनके पास आए भी हुए हैं। रविंद्र जी, एक लाइन में ये जो 50,000 नौकरियां हैं, मैं पढ़ रही थी 11/6/2019 नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट का, जो 5 मार्क्स की बात होती है, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। और उसके बाद की जो भर्तियां हैं सारी वो अब सवालों के घेरे में है कि क्या होगा उनका भविष्य। ये थोड़ा सा आप समझाइएगा। हाँ जीनत, मैं बता दूं आपको। बेसिकली ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं। 2016 के अंदर प्रधानमंत्री का एक, मेरे हिसाब से भारत सरकार का एक निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी का, कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं उनमें से आप इंटरव्यू को अबॉलिश कर दें और उसको केवल रिटर्न बेस्ड कर दें। तो वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं मुझे लगता है लागू हुआ। हरियाणा के अंदर भी उसे लागू किया। हरियाणा सरकार ने इंटरव्यू जो थे ग्रुप सी और डी के लिए हमेशा के लिए परमानेंटली ख़त्म कर दिए 2016 ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद में इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट की, जिनको इन्होंने कहा कि भाई अंत्योदय के लिए हम एक कैटेगरी बना रहे हैं कि जो डेस्टिट्यूट परिवार है, यानी कि जिनके जिनके पास में पालन पोषण के ज़्यादा वो नहीं है, संसाधन नहीं है, जैसे कि जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, या विधवा हैं, या जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, या फिर जैसे ये डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स हैं, बंजारे वगैरह, जो बहुत ही गरीब स्थिति से जो गुजरते हैं, उन सब के लिए कैटेगरी बनाई गई कि भाई इनको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके जो है, इनको नंबर दे करके जो है मेरिट में प्रमोट करने का काम करेंगे, ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां मिल सके। तो इसको लागू करना स्टार्ट किया गया 13/12/2017 को ग्रुप डी में हरियाणा में लागू किया गया। जो आपके 13/2/2018 को ग्रुप सी में लागू किया गया, और उसके बाद में 9/3/2018 को हरियाणा पुलिस में लागू किया गया। ये 3 चीजें, ठीक है। उसके बाद में कुछ कंट्रोवर्सीज आई। कोर्ट में एक केस आया जो मेरा डाला हुआ था, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन की इशू आ गई कि भाई जो व्यक्ति ऑर्फन है, ऑर्फन को किसको माना जाए। उसको माना जाए जो कि जिनके पिता की मृत्यु हुई है, या उनको माना जाए जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु है। तो उसमें एचएसएससी ने एक पिक एंड चूज अपनाते हुए कुछ लोगों को बेनिफिट देने का काम किया और कुछ लोगों को बेनिफिट से बाहर निकालने का काम किया, जिनके पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी लेकिन माता जीवित थी। तो एचएसएससी ने पिक एंड चूज मानते हुए उनको, कुछ को तो ऑर्फन मान लिया और कुछ को ऑर्फन नहीं माना। तो वो मामला कोर्ट में गया। तो जब वो मामला कोर्ट में गया, विधानसभा में उठा। विधानसभा में उठने के बाद में सरकार के संज्ञान में आया कि भी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें एम्बिग्विटी है। तो उस एम्बिग्विटी को इन्होंने ठीक करना स्टार्ट किया जून 2019 में। अब जिस पॉइंट पे हम आ रहे हैं, 7/6/2019 को हरियाणा पुलिस केंद्रीय से लागू किया गया, और 11/6/2019 को इसको लागू किया गया ग्रुप सी ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस की भर्तियों पे भी अप्लाई होता है? हाँ, पुलिस की भर्तियों पे भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। Okay. 7/6/2019 को हरियाणा पुलिस पे, और 11/6/2019 को इसे ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऊपर इसे लागू करने का काम किया गया। अमेंडेड नए क्राइटेरिया को, जिसमें ऑर्फन वर्ड को हटा दिया गया और ऑर्फन की जगह एक नया वर्ड आया, फादरलेस, यानी कि जिनकी माता तो जीवित है लेकिन जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो एक नई कैटेगरी सामने आई। पहली जो ऑर्फन कैटेगरी थी, जिसके अंदर एम्बिग्विटी क्रिएट की एचएसएससी ने और कोर्ट में केस चल रहा था, वो कैटेगरी चली गई, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद में जुलाई 2019 के बाद में बहुतेरी ऐड निकलती हैं, एडवर्टीजमेंट्स अलग अलग निकलती हैं।
एडवर्टीजमेंट नंबर 10 ऑफ 2019, 11 ऑफ 2019, 12, 13 ऐसे चलती गई, 14 ऑफ 2019 ऐसे चलती गई, 2019 की ऐड। फिर आ जाती हैं 2020 की ऐड, एक 2020, दो 2020 ऐसे करके दो 4 2020 जो है हरियाणा पुलिस की ऐड थी। ठीक है, तो उस समय तक जो है इन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो मार्क्स है उसको हाई कोर्ट की एक बेंच ने, माइलॉर्ड जस्टिस ए बी चौधरी जी की बेंच ने 4 दिसंबर 2018 को सही ठहरा दिया था कि ये 5 नंबर दिए जाना गलत नहीं माना जा सकता। इन गरीब परिवारों को थान सरकार की अगर पहली प्रायोरिटी है तो इनको ये नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कि जिस समय भी ये मार्क्स दिए गए तो वो हाई कोर्ट की जजमेंट के अनुसार 100% लीगलाइज थे, यानी कि 2019 में। ठीक है, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में। अब 2022 के अंदर आता है हरियाणा में सीईटी। जब हरियाणा में 2022 में सीईटी आया तो 5/5/2022 को जो है ये क्राइटेरिया सीईटी के अंदर लागू किया गया। बस उसमें परिवर्तन कर दिया गया, क्या है वो परिवर्तन किया गया, अब की बार इसमें जो है इनकम को डाल दिया गया। यानी कि यदि आपको ये बेनिफिट लेना है तो आपके परिवार की सालाना जो आय है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। पहले ये इनकम का बेनिफिट नहीं था। अब की बार इन्होंने उस क्राइटेरिया को रिस्ट्रिक्ट किया कि भी केवल उन्हीं परिवारों को मिले जो कि बहुत ही गरीब से गुजरते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो। तो ये एक उसको करके 5/5/2022 को इसको सीईटी में लागू किया। ये क्राइटेरिया जो है सीईटी के अंदर हो गया चैलेंज। सीईटी के अंदर जब ये क्राइटेरिया चैलेंज हुआ तो 31/5/2024 को इसको हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। 24 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेंटेन कर दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाई कोर्ट की ही एक बेंच 4/12/2018 को इस क्राइटेरिया को सही बता चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या होता है जीनत कि एक मामला जो है, कुछ मामले पुरानी भर्तियों को लेकर के भी फाइल हो गए। उनमें से एक मामला था 11/2019 एडवर्टीजमेंट का, जिसका अभी जिक्र क्या है, कल से सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है। 11/2019 एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 टेक्निकल एड थी, उसमें असिस्टेंट लाइनमैन वगैरह की भर्तियों का उसके अंदर पोस्ट निकली थी, जो कंक्लूड होकर के 2022 में लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये सभी लोग 2022 में ज्वाइन कर चुके हैं नौकरियां। ठीक है, तो 11/2019 में भी इस क्राइटेरिया को चैलेंज कर दिया गया और गलती से वह मामला कहीं सीईटी वाले मामले के साथ जाके अटैच हो गया। और एज एज ऑब्वियसली सरकार ने उसे क्लैरिफाई करने का काम नहीं किया कि ये मामला जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ये मामला इससे अलग है, इसे अलग कर दिया जाए। क्योंकि सीईटी का प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस था, वो प्रोसेस लगातार चल रहा था। तो चलते हुए प्रोसेस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट इंटरफेन कर सकती थी, लेकिन क्या जो भर्तियां 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले कंक्लूड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, क्या उसके अंदर भी कोर्ट इंटरवीन करेगी या नहीं करेगी? यह मामला कभी चर्चा नहीं हुई, इस मामले में कभी बहस कोर्ट में नहीं हुई। लेकिन टैग होते होते ये साथ में ये पिटीशन भी अलाउ होगी। यानी कि 11/6/2019 का वो क्राइटेरिया जिसके तहत एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2019, 11/2019, 12/2019, 14/2019 और जो आपकी हरियाणा पुलिस की जो है वो आई थी, एडवर्टीजमेंट आई थी, वो वैकेंसी। सब के अंदर जो है वैकेंसीज आई थी, वो वर्चुअली, क्योंकि क्राइटेरिया वहां पर गया तो रिवीजन वहां पे भी होना ही था। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहां पे आ जाती है कि भी कोर्ट ने तो सीईटी के अंदर तो री एग्जामिनेशन का ऑर्डर किया है, तो क्या इसके अंदर भी री एग्जामिनेशन होगा इन पुरानी एडवर्टीजमेंट्स पे? तो इस मामले में कोर्ट का ऑर्डर क्लियर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला कोर्ट की जानकारी में आया ही नहीं। मैं ये पढ़ उसको रही थी। जानकारी हाँ। हम्म, हाँ। उसको उसको मैं ये जानकारी में दो ही लोग उसको जानकारी में ला सकते थे। पहला था सरकारी वकील ठीक है। और दूसरा था याचिकाकर्ता का वकील। अब ठीक है। याचिकाकर्ता के वकील का ऑब्वियस सब इंटरेस्ट है कि भी मैं इसको जानकारी में क्यों ही लेकर के आऊं, जब मेन केस डिसाइड हो रहा है तो मेरा भी डिसाइड हो जाएगा। तो ये हाँ। जानकारी देने का जो है ड्यूटी बनती थी सरकार की कि जी एक तो ये भर्तियां कंक्लूड हो चुकी है 2-2 3-3 साल पहले, दूसरा ये है कि इसमें से किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट को पार्टी नहीं बनाया गया है, तो कोर्ट जो है किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट को पार्टी बनाए बिना जो है इस मामले को सुन नहीं सकती। ये चीज जानकारी सरकार के द्वारा कोर्ट को नहीं दी गई। ना ही इस हम्म। मामले में कोई सरकार की तरफ से जवाब दावा फाइल किया गया। जवाब दावा मतलब एक रिटन स्टेटमेंट फाइल की गई है। ठीक है, तो ऐसे हम्म। में वो अलाउ हुआ है, तो इसके कारण से अलाउ हुआ है। तो इसका एक ही तरीका मेरे को समझ में आता है, क्योंकि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई, सरकार सुप्रीम कोर्ट ले गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करा पाई कि जनाब इसके अंदर तो ये इशू थी।
सेलेक्टेड मैं इसको ये मैं जो पढ़ रही थी सर, थोड़ा सा इजी वर्ड्स में, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई 11/6/2019, नोटिफिकेशन आया, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का अगर मैं समझू, आपने ऑर्फन और वो फादरलेस वाला जो बताया, वो ही अगला स्टेप बनाना, ये सोशो इसी का इकोनॉमिक पार्ट था, इसी का पार्ट है। तो जो मैंने पढ़ा, मेरे पास जो ऑर्डर की कॉपी है, तो उसमें मैं पढ़ रही हूँ कि 11/6/2019 एचएसएससी के सभी विज्ञापन इसी पॉलिसी के बेस पर पब्लिश्ड हैं, जो कि हाँ, अब बता रहा हूँ चैलेंज्ड है। आपको मैं। हाँ, जो कि चैलेंज हो अब गए हैं, नहीं तो वो नहीं जो नहीं मार्क्स नहीं, नॉट अभी चैलेंज, नहीं हुए, नॉट येट चैलेंज, नो। बट चैलेंज बट केवल इज 12/2019 के अंदर है कोर्ट में। लेकिन इज देयर एनी रिलेशन, वो एलडीसी जो केस नंबर है, एलडीसी की जो फाइनल रिजल्ट आया था 11/2019, 30/4/2021 को, 11/2019 हाँ, के तो अंदर। वो क्वैश करने की डिमांड हुई एलडीसी वाले, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन एलडीसी और सीईटी के बीच में? तभी तो ये इतना अब तो ज्यादा एलडीसी सीटी के अंदर आ फोकस हो गया है। गया। अब अच्छा। एलडीसी मींस लोअर डिविजनल क्लर्क, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अब तो ये भी सीईटी के अंदर आ गई है, नई भर्ती के अंदर, लेकिन अब फ्यूचर के अंदर आई है, पास्ट के अंदर नहीं आई है। समझे मेरी बात को? लेकिन जो ओके। एलडीसी एएलएम वगैरह की जो भर्ती थी, दो जो 11/2019 की जो थी, ये ऑलरेडी कंक्लूड हो गई, जिसके अंदर 2 वर्ष पहले मेरे हिसाब से अप्रैल 2022 के आसपास, इसके मार्च 2022 अप्रैल में जून में इसके रिजल्ट आए थे, जुलाई 2022 में इनके रिजल्ट्स जो है रिवाइज हुए थे। तो ठीक है। वो 2 साल के बाद में क्या इसको रेट्रोस्पेक्टिव जो है, यानी कि पुराने उससे भर्तियों को इसको खोला जा सकता है? यदि इसको खोलोगे तो फिर तो ये क्राइटेरिया 2017 में लागू हुआ था, 2018 से अब तक की सारी भर्तियां जाएंगी। मेरी बात समझ गए? क्राइटेरिया तो 2017 पॉइंट। में आया है, लेकिन क्या बिल्कुल बिल्कुल। क्या इतने लंबी इसकी जो है जा सकती है रीच? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए ना में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इस प्रकार के कि सिलेक्शंस को चैलेंज करने की लिमिटेशन हद से हद सिलेक्शन पूरे होने के 6 महीने तक रहती है, 6 माह तक। ठीक है, तो ये 6 माह की तो प्रीति को वैसे भी क्रॉस करता है। तो आप तो बात कर रहे हैं कि भाई क्योंकि सीईटी के मामले के अंदर फैसला हो रहा है, तो जी मेरे का भी कर दो। मैं आपके को कैसे कर दीजिए? आपको अगर करना था तो आप उस समय पे चैलेंज करते, 2022 में आपको दिक्कत थी तो। अब 2024 में आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप लिमिटेशन भी एक चीज है, हाँ, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज ए लॉ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भी इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से डिले एंड लेचिस से ये याचिका जो है पूरी तरह से मेरा मानना है इसे खारिज किया जाना चाहिए था। केवल मात्र इसी चीज के ऊपर कि एक तो ये कि आपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नहीं लेकर के आए, और दूसरा इस चीज के ऊपर कि याचिका दायर करने में बहुत ज्यादा देरी है, और उस देरी को याचिकाकर्ता पूरे तरह से समझा नहीं पाया कोर्ट को। लेकिन चूंकि ये सीईटी वाले केस के साथ में अटैच था, जिसमें ऑनगोइंग प्रोसेस था, जिसमें कोई डिले नहीं था, क्योंकि प्रोसेस अभी चल रहा था, ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं थी और पेपर अभी हुए नहीं थे, तो ऑनगोइंग प्रोसेस में यस कोर्ट कैन ऑलवेज इंटरवीन। कोर्ट का 100% राइट है कोर्ट का उसके अंदर। बट कोर्ट को एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरवीन करने से पहले ये चीज सरकार के द्वारा कोर्ट को जानकारी में डालनी चाहिए थी कि जिस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो पार्टी नहीं है इस केस के अंदर, तो आप इसके अंदर हजारों कैंडिडेट है जो प्रभावित होंगे, उनको कौन सुनेगा? भारत के कानून में, संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है बिना सुनवाई के जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ आप फैसला कर ही नहीं सकते। तो सुनवाई तो आपको देनी पड़ेगी ना। राइट टू बी हर्ड हैज बीन टेकन अवे, दिस इज ठीक देयर है। फंडामेंटल राइट। ये कोई लीगल राइट नहीं है, उनका मौलिक अधिकार है। तो अब कैंडिडेट्स के पास में एक ही चॉइस बचती है, क्योंकि मेरी जानकारी मैंने पता लगाई थी अपने सूत्रों से, सरकार इस मामले में रिव्यू फाइल करेगी कोर्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए कि जी इस मामले को इससे अलग कर दिया जाए और पुरानी भर्तियों को प्रोटेक्ट करने का काम करे। अब कोर्ट उसको कब सुनेगी, कैसे सुनेगी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कोर्ट सरकार के खिलाफ तो पहले से ही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो है कोर्ट के आगे जाकर के कहनी चाहिए कि जी हमें तो कभी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, हमें सुनो, हमारी भर्ती तो कंक्लूड हो गई है, हमें क्यों छेड़ा जा रहा है? पॉइंट। वाई? ठीक है, तो वो जब कोर्ट की तरफ से प्रोस्पेक्टिव की क्लेरिफिकेशन आ जाएगी, तो ऐसे में इन लोगों को नंबर दिए जा सकते हैं और इनकी भर्ती को कोई खतरा नहीं होगा। ये क्लेरिफिकेशन अब इनको लेनी होगी, इसके अलावा इनके पास में कोई और ऑप्शन जीता बचा नहीं है। नहीं तो लगभग 1 लाख रिक्रूटमेंट्स, जिसमें से 50,000 से ऊपर तो मैं मानता हूँ 60,000 के आसपास में लोगों ने ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट लिया होगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस की भर्ती में तो 20 नंबर तक है ये बेनिफिट। तो अच्छा। 1 लाख क्या, हाँ, तो बहुत बड़े मात्रा में जो है भर्तियां प्रभावित होंगी। बड़ी संख्या है, हाँ। तो नहीं, एक चीज तो फिर माइंड में आती है ना, ये जो अगर आप 20 मार्क्स तक दे रहे हैं, और क्या ये जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मैं अगर डायरेक्टली आपसे पूछूं ढूल साहब, इज देयर एनी रिलेशन विद करप्शन? इज देयर एनी चांसेस
टू चैलेंज होते हैं बार-बार, या नहीं, फिर जो लोग चैलेंज कर रहे मैं हैं, बताता हूँ कहाँ है corruption, मैं इसे बताता जोड़ हूँ सकते corruption हैं? कहाँ है। हाँ, मैं क्योंकि बताता यही हूँ corruption, कंट्रोवर्शियल है सर, ये जो मार्क्स है ना, ये मैं सारे बताता हूँ फसाद की corruption जड़। कहाँ है। मैं हाँ, बताता हूँ करप्शन कहाँ पे है। अब हरियाणा पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई 2018 वाली, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके बाद में इनको ये रूल अमेंड करने पड़े 2019 में, जब इनके एक गलती संज्ञान में आई कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, वहाँ करप्शन था। यहाँ मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर स्टेडियम के अंदर चल रही थी इसकी भर्ती। वहाँ पे जो टीमें थी उन्होंने पिक एंड चूज अपनाया। पिक एंड चूज वुड मीन कि एक कैंडिडेट जिसकी माता जीवित है, पिता की मृत्यु हो गई है, उसको तो 5 नंबर दे दिए। दूसरा कैंडिडेट जिसकी माता जीवित है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनको 5 नंबर नहीं दिए। गुड माई पॉइंट। तो ऐसे लगभग लगभग 150 कैंडिडेट्स की लिस्ट ले करके कोर्ट में गया था मैं। तो हमने ये मामला जो है बिल्ड किया और अल्टीमेटली हाई कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच कमेटी का भी हेड में ही था। मैंने उसकी अध्यक्षता करी उस जांच कमेटी की, जिसने हरियाणा पुलिस का पूरा पुराना रिकॉर्ड जांचा, जिसमें पता लगा बड़े भारी स्तर पर अनियमितताएं थी, जिसमें लोगों को अपनी मनमर्जी से नंबर दिए गए थे। तो यदि मनमर्जी से नंबर दिए जाना करप्शन है, तो यस ऑफ कोर्स ये करप्शन है। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे नो गवर्नमेंट जॉब के मार्क्स हैं, यानी कि जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इन मार्क्स का अधिकारी केवल वही व्यक्ति था। तो जो 2019 वाली जो क्लर्क रिक्रूटमेंट थी, जिसका रिजल्ट 2019 में आया, हाईकोर्ट ने 2022 में क्वाश करके रिजल्ट रिवाइज करने का राइट दिया था, उसमें उसमें मेरे पास में ऐसे बीसीओ कैंडिडेट्स हैं जिनकी मेरे पास में लिस्ट है। वो लोग हैं जो खुद सरकारी पे नौकरी पे पहले लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने इन नंबरों का बेनिफिट लिया हुआ है। तो यदि ये करप्शन है, तो इसे हम करप्शन की स्थिति कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसे एलिगेशंस हरियाणा पुलिस की नई रिक्रूटमेंट, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में भी आए कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पिता जीवित हैं, फिर भी उन्होंने पिता की मृत्यु दिखा करके बेनिफिट लिया है। तो अच्छा, अगर ये करप्शन, हाँ, अगर ये करप्शन है तो इसे भी करप्शन की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो ये करप्शन जो है लोअर लेवल पे, यानी कि बहुत नीचे लेवल पे अगर हुआ है तो हुआ है। इसे मैं ये नहीं कह सकते ये करप्शन एट द टॉप लेवल। मैं यानी कि नीचे स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने ट्वीक करके, पिक एंड चूज करके इस प्रकार का जो है बेनिफिट लोगों को देने का काम किया है, जो कि लीगली इस तरह के बेनिफिट के लिए इंटाइटल नहीं थे। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार 500 से ज़्यादा तो संख्या केवल 5500 में से क्लर्क रिक्रूटमेंट में रही होगी, जिन्होंने फर्जी तरीके से ये बेनिफिट लिया है। ऐसे ही 500 से 1000 की संख्या हरियाणा पुलिस में रही होगी, जिन्होंने फर्जी तरीके से बेनिफिट लिया है। तो इस मामले में, ये बेनिफिट वाले मामले में, जब कमीशन ने रिकॉर्ड को सरकार से छिपाने का काम किया था मेरे वाले मामले में, तो सरकार के ऊपर 2 लाख रुपए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगाने का हाईकोर्ट ने काम किया था। और वो केस हम जीत गए। हम हाईकोर्ट से जीते तो उसमें कमीशन अपील में गया था। अपील उसकी कमीशन की पेंडिंग है, जिसकी अगस्त में सुनवाई संभावित है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इट्स अ प्योर पिक एंड चूज। जब से ये मार्क्स आए तब से ये मार्क्स कंट्रोवर्सी का कारण बने हैं, दिस वे या दैट वे। बट नजर आ रहे हैं ना जो आपने रीजंस गिनाए हैं, तो कंट्रोवर्सी भी जायज है ना सर। अब ये तो एकदम, आई डोंट वांट टू से द बिलो द बेल्ट जाके, या आप सोचे कि आप अपने एक जॉब के लिए, ठीक है जॉब सबके लिए जरूरी है, लेकिन आप अपने फादर को मार दे, मदर को मार दे, फेक रिपोर्ट्स बनाए, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या दिखाएं, तो ये फिर तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। मैं नहीं कहती बीजेपी अभी दिस इज स्टेट में है, अगर कांग्रेस भी होती तो दैट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी कि आप दिस क्या इज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मतलब दिस इज देयर एब्सोल्यूट मस्ट बी करप्शन। ट्रांसपेरेंसी ना। ये ना, हम्म। यही करप्शन था। इसी करप्शन के कारण तो सीईटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा कि आप इन नंबरों की फिजिकल वेरिफिकेशन कराए बिना लोगों का पेपर कैसे ले लेंगे। जब ठीक आपने बात। पेपर लेने का आधार इन नंबरों को बनाया है, तो ये हुँ, नंबर जायज लोगों को मिले, ये जिम्मेदारी भी तो कमीशन की और सरकार की है। सीधी सी बात है। तो वो वेरिफिकेशन किए बिना ये कोर्ट में अपील में चले गए। इन्होंने कहा जी हम तो फिजिकली अगर वेरीफाई करने लग गए तो ये तो 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट है, 3 लाख कैंडिडेट की वेरिफिकेशन में तो सालों लग जाएंगे, हम कैसे करेंगे। अरे आपको अच्छा, करनी पड़ेगी, आपकी लेजिटिमेट एंड लीगल ड्यूटी है ये। कोई एहसान थोड़ी ना है। यू विल हैव टू वेरीफाई, बिकॉज ये मार्क्स और जो है आपकी मेरिट का आधार है। नहीं, और जॉब्स कोई इसीलिए पहली यू हैव बार टू। थोड़ी गवर्नमेंट दे रही है। देश में तो जब ये से हम लोग हैं, नौकरियां दी जा रही है ना सरकारी, सो ये व्हाट्स न्यू? नथिंग। नथिंग नथिंग न्यू।
सरकार इसकी वेरिफिकेशन से भाग रही है। इसका मतलब सीधी सी बात थी कि सरकार के पास में इस बात के बहुत सारे दावे रहे होंगे कि इस प्रकार का फर्जी बेनिफिट बहुत सारे लोगों ने लिया है, क्योंकि महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के सीईटी वाले ऑर्डर में बाकायदा इस चीज को माना है कि हाँ, हमारे संज्ञान में ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पे लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट इवन तहसीलदार से अटेस्ट करवा के भी फर्जी सर्टिफिकेट बना करके ये बेनिफिट लिया है। हमारी जानकारी में ये मामला है। ये कोर्ट की जजमेंट में बाकायदा महाधिवक्ता के रेफरेंस से कोट किया गया है। तो ऐसे में जब सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये बेनिफिट फर्जी तरीके से लिया जाता रहा है, तो इसके ऊपर एक्शन लेना तो सरकार का काम है, और कौन लेगा? मैं ये पढ़ रही थी कि लगभग ये जो पूरा केस था धुल साहब, HSSC की जितनी भी एडवर्टीजमेंट हुई है 11/6/2019 के बाद उनका रिजल्ट रिवाइज होगा। ये कोर्ट का ऑर्डर अगर यही ऐसा हुआ है ना, तो सर कितनी जॉब्स प्रभावित होंगी ये एक बताइए। 50,000 एक ना? नहीं, आपको बता दूं, मैं एक रैंडम काउंटिंग बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2022 के अंदर तो आ गई सीईटी, तो सीईटी से पहले की बात करेंगे। 6,000 रिक्रूटमेंट तो आ गई आपकी 4/2020 में, यानी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती में। ठीक है, 500 के आसपास रही होंगी 3/2021 के अंदर, यानी कि हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर वगैरह की जो भर्ती है। ठीक है, आपकी 5500 रिक्रूटमेंट थी आपकी क्लार्क रिक्रूटमेंट में 2019 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही 2018 के अंदर जो है हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर भी 6,000 कैंडिडेट्स लगे हैं। ठीक है, उस 6,000 को जोड़िए, तो उसके बाद में जो है आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है आपकी 14/2019 और 12/2019। इसमें भी हजारों नौकरियां हैं, थोड़ी नहीं है। इसमें 100 से ऊपर तो कैटेगरी है 12/2019 में। 12/2019 में तो हाईकोर्ट में ये क्राइटेरिया को चैलेंज करके केस डला भी हुआ है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है। उसमें अभी हालांकि 2022 में रिजल्ट आया था, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू है। अभी भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन नहीं कराया जा सका, क्योंकि कमीशन ने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो डिपार्टमेंट्स उनको ज्वाइन कराने में आनाकानी कर रहे हैं, बावजूद उसके कि कमीशन ने उनको रिकमेंड किया हुआ है एज ए एलिजिबल कैंडिडेट। तो वो मामला अभी भी, क्योंकि उसमें रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, तो उसमें कायदे से ये चैलेंज को कहीं ना कहीं गलत नहीं ठहराया जा सकता। बट 2019 के अलावा जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन सब के अंदर जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे प्रभाव मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आना चाहिए। बट रफली अगर मैं आइडिया लगाऊं तो 19,000 जो है ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट थी 2019 की, 19,000। तो रफली आइडिया मेरे को लग रहा है, हाँ रफली मेरा आइडिया लग रहा है तो 60,000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब अगर मैं बोलूं 60,000 जॉब्स हैं सर, 60,000 तो कितनी फैमिलीज हो गई और कितने लोग हो गए, ये तो एक बड़ा सेक्शन सफर करेगा। 5-5 साल से 4-4 साल से लोग नौकरियां कर रहे हैं। बिग फेलियर, छोटा नहीं है, इट्स ए बिग फेलियर। अगर आप कोर्ट को इतनी बेसिक सी चीज भी कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट है जिसमें लोग ज्वाइन कर पाए हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा फेलियर जो है मैं मानता नहीं कि सरकार का कोई भी हो सकता। क्या 11/6/2019 से पहले की जॉब्स पर भी असर पड़ेगा या नहीं? अगर जीनत जिस जस्टिफिकेशन से 11/6/2019 से बाद की जॉब्स पे खतरा पड़ता है, तो उस जस्टिफिकेशन में 11/6/2019 से पहले के कैसे बच सकते हैं? अच्छा, जस्टिफिकेशन ही सेम ना। अगर कोर्ट ये हेल्ड करती है कि एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स में ये लागू होगा, तो ये तो 13/12/2017 से बाद की सभी जॉब्स को खा जाएगा। समझिए इस बात को। फिर तो हाहाकार हो जाएगा हरियाणा में। हाँ, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये तो बहुत ज्यादा संगीन और बड़ा मामला है, जिसको कोर्ट को तुरंत प्रभाव से इसे क्लैरिफाई कोर्ट से कराना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में समस्या आ सकती है जीनत, ये मेरा मानना। बड़ी संख्या का आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा जी, सीईटी इसमें बाद में फंसा है सर। सीईटी को लेके सरकार वैसे भी बैकफुट पर है, सुनवाई कब होगी अभी कुछ जानकारी है इस बारे में? ऊपर से ये मैं जैसे एलडीसी का जिक्र कर रही थी, क्या होने वाला है? हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब्स तो मतलब एकदम सवालों के घेरे में है सर। हर जॉब तो कोर्ट में है, हर जॉब कोर्ट में है।
पूरी तरह से आ गई, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी को अगर 1% में सही भी ठहरा दूं तो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इनकी बहुत पैथेटिक है। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इनके इम्प्लीमेंटेशन, जिस प्रकार से आपने नीचे के अधिकारियों को काम करने के लिए दिया है, वो जिस प्रकार से सर्टिफिकेट बना रहे हैं, 10-10 एकड़ के मालिक लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट आपने देने का काम किया है। तो इस प्रकार की जब इम्प्लीमेंटेशन जब आपकी पॉलिसी की आएंगी तो पॉलिसी सूनर और लेटर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करके जाएगी। ये वही हो रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों को गलत नहीं ठहराया जा सही नहीं होता, एक पक्ष सही होगा और एक गलत होगा। और जो एक पक्ष जो है जिसकी सिलेक्शन केवल इसी कारण से रह गई कि एक गलत व्यक्ति सेलेक्ट हो गया है, तो वह तो अपना अधिकार मांगने के लिए कोर्ट आएगा ही आएगा। वो कहाँ जाएगा? सरकार तो उसकी सुनेगी नहीं। सरकार नहीं सुनेगी तो अल्टीमेटली उसको न्यायपालिका के पास आना पड़ेगा। तो न्यायपालिका में जो पेंडिंग केस है वो बढ़ते इसलिए जा रहे हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी पुअर है कि उसका जिक्र जितना करूं मैं उतना ही कम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एचएससीसी जो है वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। हर चीज तो क्वैश हो जाती है कोर्ट में जाके, खुद ही सही तरीके से स्टैंड नहीं ले हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सर आपको नहीं लगता कि एचएसएससी के भी रिफॉर्म की जरूरत है? कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में, आप सीईटी की जजमेंट यदि आप पढ़ेंगे, मैं आपको भेज दूंगा 31/5/2024 वाली, उसमें उन्हें लास्ट पैरा में बड़ा क्लियर तौर पर लिखा है कि एचएसएससी को डायरेक्शन दी जाती है हरियाणा सरकार को कि एचएसएससी में एक कंपिटेंट ऑफिसर को लगाया जाए जिसको भर्तियों की जानकारी हो, और इन निकम्मे अधिकारियों को हटाया जाए जिसके कारण ये भर्तियां फंसती हैं। ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में डायरेक्शन दी है। हमने कई बार ट्राई किया है कि हम एचएसएससी के अधिकारियों से बात करें, वो भी अपना पक्ष रखें। मैं दर्शकों को ही बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि दर्शक ये सोचे कि नहीं आप एचएसएससी से बात नहीं कर रहे हैं और वन साइडेड चीजें हैं। तो कोशिश हो रही है, अब वो सपोर्ट नहीं करते वो एक अलग चीज है, वो नहीं सामने आना चाह रहे। लेकिन मैं तो अभी इस प्रोग्राम कि कोई भी अधिकारी जो चाहता है कि इस विषय पर बात करे तो उनका भी स्वागत है। ऐसा ना हो कि वन साइडेड चीजें कन्वे हो, लेकिन हाँ, जॉब्स को लेकर लोग मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली वाइज हर तरह से सफर कर रहे हैं, तो उस पर बात जरूरी है। मैं 1 साल पहले मैंने देखा, जो आपने क्लर्क का जिक्र किया, ये जॉब्स भी बड़े कटघरे में खड़ी हैं आज भी, क्लर्कों का भविष्य भी खतरे में है। तो मुझे बताइए कि वो बड़ा फ्रॉड रहा है जीनत, वो बड़ा फ्रॉड रहा था। क्लर्क रिक्रूटमेंट जो 2019 वाली थी, उसमें एक बड़े मात्रा पे कमीशन से निकम्मापन हुआ था। निकम्मापन किस लेवल का था आपको मैं बता दूं। वहां पर इशू थी आंसर की। अब आंसर की आप समझिए, आंसर की का ये मतलब है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, उसके ऊपर ये जो डिस्कशन था कोर्ट के अंदर, एकेडमिक डिस्कशन था। तो अब कमीशन कहाँ फंसा, जब कोर्ट के अंदर मामला आया तो पता लगा कि कमीशन ने एक ही रिक्रूटमेंट में, एक सेट में, एक ही प्रश्न के 2 अलग अलग उत्तर दिए हुए हैं। मतलब कुछ कैंडिडेट्स को तो एक उत्तर मिला और कुछ कैंडिडेट्स को एक उत्तर मिला। तो कुछ कैंडिडेट को तो नंबर मिल गए उसी उत्तर के, और कुछ कैंडिडेट को उस उत्तर के नंबर नहीं मिले। तो जब मामला हाईकोर्ट में गया है, हाईकोर्ट के संज्ञान में आया कि आप इस प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं, तो कमीशन ने कहा कि जी हम रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे दी। तो उससे हुआ क्या कि जो काम इनको 2019 में कर देना चाहिए था, जो इनकी बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट थी एज ए सिलेक्शन एजेंसी कि आप फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करें, उस रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर पाए, और उसके कारण से पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट जो है 2019 वाली क्वाश हो गई। और 2022 में, अप्रैल 2022 के अंदर क्लर्क रिक्रूटमेंट में हाईकोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट बनाने का आदेश दिया था, जिस आदेश के पालना में जब कमीशन ने जो दोबारा डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करी, वो मामला अभी भी कमीशन का पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो 3-3 साल वो कैंडिडेट्स जो हैं क्लर्क के रूप में काम कर गए थे, जिनको हटा दिया कमीशन ने बाद में रिवाइज लिस्ट में, वो जाकर के हाईकोर्ट में स्टे ले आए कि जी हमारा क्या कसूर, हम तो 3-3 साल से काम कर रहे हैं। तो वो अभी तक जो है मामला जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, मोटा मोटा जितना हम इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा उलझती जा रही हूँ, है ना? आप उलझ रहे हैं क्योंकि कमीशन इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना निकम्मा है। मैं आपको आंसर की का एक रेलिवेंस दूंगा, 2 या 3 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। आप दर्शकों को ये बताने का काम करें
रिक्रूटमेंट की मैं आपको कोट करूंगा। आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बताइए कि पंचायत का हेड कौन होता है, ग्राम पंचायत? ऑब्वियस ही बात है, सरपंच। क्या सिंपल। क्या क्या किसी को कोई डाउट हो सकता है कि ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है? कमीशन कहता है कि ग्राम पंचायत का हेड सरपंच नहीं, भारत का राष्ट्रपति होता है। इस मामले में हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इसका जिम्मेदार कमीशन है या वो बच्चे हैं जिन्होंने ये मार्क किया है कि सरपंच होता है ग्राम पंचायत का हेड? आप समझिए। क्लर्क मैं आपको बता रहा हूं, एक रेफरेंस और देता हूं मैं आपको, इनकी बेवकूफाना रेफरेंस देता हूं मैं आपको, आप समझिए। हैं आई वी जो होता है, वी वर्ड होता है, वी इज ए प्लूरल वर्ड, वी के बाद में आर आता है, वी वर वी आर, ठीक है। बेसिक हिंदी चौथी पांचवी की, चौथी और पांचवी के बच्चे को भी पता है कि वी के बाद जो है प्लूरल इस्तेमाल होता है, ना कि सिंगुलर। कमीशन अपनी जो है ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट में 2019 की रिक्रूटमेंट में कहता है कि वी के बाद है जाएगा, हैव नहीं आएगा, वी के बाद में सिंगुलर इस्तेमाल होता है। मुझे नहीं पता ये ग्रामर कहाँ से इन्होंने बनाई है। आपकी आवाज नहीं आ रही जीनत, आपकी आवाज म्यूट है हाँ शायद। हाँ, प्लीज बोलिए बोलिए, हाँ, सॉरी तो सॉरी, बोलिए। हाँ, कमीशन ये कहता है कि वी के बाद में सिंगुलर इस्तेमाल होगा, वी हैज। मुझे नहीं पता ये कौन सी ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले, आप समझिए। अब मैं आपको एक और गजब का प्रश्न बताता हूँ। हरियाणा में गंगा है? हमारे ज्योग्राफिकल बड़ी बेसिक सी चीज है कि हरियाणा के अंदर गंगा नहीं बहती, लेकिन कमीशन कहते हैं कि हरियाणा में गंगा बहती है। इस मामले में हाई कोर्ट में मामला। अब मैं आपको एक और गजब चीज बताता हूँ। दीन बंधु सर छोटूराम यूनिवर्सिटी है मुरथल के अंदर, बड़ा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सोनीपत के अंदर, मुरथल में बहुत पॉपुलर है। कमीशन ये कहता है वो इंस्टीट्यूट सोनीपत में नहीं है, सिरसा में है। वो मामला हाई कोर्ट में है। तो ये इतने बड़े गधे हैं, ये कितने बड़े गधे हैं, मैं जितना इनका बखान करूं इनकी मूर्खता का वो कम होगा। एसएससी। और इन सभी मामलों में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, जो वो मुरथल वाला जो इंस्टीट्यूट है ना, मुरथल में नहीं है जी, वो तो सिरसा में है, जबकि सिरसा में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। इतने बड़े गधे हैं ये। नहीं, मुझे एक चीज और बता दीजिए माना मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर एचएसएससी के जो अधिकारी नियुक्त होते हैं सर, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये सब जो आप बता रहे हैं तो बहुत अजब गजब है ना, मतलब एकदम अजब गजब, हम किस दुनिया में। एट द विल ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली। गवर्नमेंट का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की विल के ऊपर नियुक्त होते हैं, और तो किसी चीज पे नियुक्त नहीं होते। अब कौन से कंपिटेंट अधिकारियों को इन्होंने नियुक्त करने का काम किया है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये कंपिटेंट अधिकारी कहाँ से मिलते हैं इनको, इतने महान अधिकारी कहाँ से मिलते हैं? मैं आपको 2017 का एक रेफरेंस दूं, एक रिक्रूटमेंट का। उसमें क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने एक प्रश्न के बारे में पूछा, मैथमेटिक्स का प्रश्न था, कि भी आप ये बताएं कि भी ये मैथमेटिक्स का प्रश्न का इसका उत्तर क्या होगा। वो बाई चांस की बात है, हमारे उस समय के जो हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी थे वहां पे कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो खुद मैथमेटिक्स की पोस्ट ग्रेजुएट थे, एमएससी मैथमेटिक्स थे। उन्होंने उसी टाइम सोल्व करके बता दिया कि मालॉर्ड इसका जो उत्तर है ना ये होगा, जबकि कमीशन ने उत्तर दिया हुआ था कोई और। ठीक है। फिर कमीशन कोर्ट में अड़ गया, नहीं जी सेक्रेटरी साहब जो है कोर्ट के अंदर, मैं वहीं था 2017 में, दिसंबर 2017 की हियरिंग थी ये। आई वॉज देयर प्रेजेंट इन द कोर्ट, वेर या तो 4 दिसंबर से या शायद 7 दिसंबर के बीच में कोई तारीख रही होगी, मैं क्लियरली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कमीशन ने कहा कोर्ट के अंदर कि नहीं जी ये गलत बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब। जज साहब को चढ़ गया गुस्सा। जज साहब ने कहा कि एक काम करो भैया, आप एफिडेविट के ऊपर लेकर के आओ कि आपका ये उत्तर सही है। ऑर्डर में लिखवा दिया, समझिए, ऑर्डर में लिखवा दिया। 3 दिन के बाद एफिडेविट फाइल होता है जीनत। 3 दिन के बाद एफिडेविट के अंदर कमीशन कहता है कि हमसे उस दिन कोर्ट में गलती हुई, हमारे एग्जामिनर से गलती हुई, उत्तर ये नहीं आएगा, उत्तर वही आएगा जो माय लॉर्ड उस दिन कोर्ट में कह रहे थे। हाई कोर्ट ने इमीडिएटली उस एग्जामिनर को ब्लैकलिस्ट किया और कमीशन को आदेश दिया कि आज के बाद में इस एग्जामिनर को आप जो है पेपर सेटिंग का और पेपर चेकिंग का काम नहीं देंगे। ये है हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मुझे मेरे ये सामने बताइए, इट्स वेरी पुअर, मतलब ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा है। लोवेस्ट लेवल पे
कितना लो लेवल पे ये जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा लो लेवल है इनका। इनकी वृहद जांच होनी चाहिए, इनके पूरे किस प्रकार से इन्होंने भर्तियां कराई, और उन सभी अधिकारियों के को चार्जशीट करके उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की भर्तियां कराई है। और मैं कहता हूं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। कौन आप करेगा सर? समझिए, कौन अब आप करेगा सर? समझिए, मुझे जीनत आप ये बताइए कि 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। हमें पता है हम भाग क्यों जाओ। कर रहे हैं। 9-2-11 का मतलब भाग जाना होता है। ये कहते हैं कि 9-2-11 का मतलब भाग जाना नहीं होता, एकता में शक्ति होता है, जो कि अच्छा। 1 और 11 होता है। वो मुहावरा 1 और 11 होता है। ये इतने महान है कि मैं इनको बेसिक हिंदी की मुहावरे समझाऊंगा क्या बैठ करके? उस मुहावरों मतलब के ऊपर आप जो ये कह रहे हैं ये सच है, मतलब सीरियसली ये जिन्हें सब, ये सब है? 2017 की 2017 की फूड इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के अंदर कमीशन ने अपने आंसर शीट में ये कहा कि 9 और 2-11 का मतलब एकता में शक्ति होता है। रविंद्र सिंह ढुल हाईकोर्ट में केस लेकर के गया 2022 में जाकर के, 5 साल के बाद में कमीशन ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ढुल साहब ने जो कहा वो सही है, हम गलत थे 5 वर्ष पहले। उन सभी कैंडिडेट्स की जिनकी ज्वाइनिंग 2017 में होनी चाहिए थी, उनकी ज्वाइनिंग 2022 में हुई। I am giving you reference. I was the lawyer. अब समझिए, अब समझिए, आप गजब की चीज बताता हूँ मैं You आपको, एक you और you क्वेश्चन you बताता must हूँ। be enjoying all these cases, huh, Mr. Dhul? You must be मैं enjoying all these लड़ते cases. रहते हैं, हम भर्ती रोको गैंग है ना, हम लड़ते रहते And हैं what इनसे। and अब what about समझिए, judges? अब आपको Judges must समझिए, be जैसे enjoying जैसे also. इस Hmm. इसी को, इसके अलावा एक और प्रश्न था जिसके ऊपर माइलॉर्ड ने इस पूरी भर्ती को स्टे कर दिया था। आपको मैं प्रश्न बताता हूँ। कली जो होती है, फूल की कली हाँ खिल ठीक है। करके सबको पता है कि उसका फूल बनता है, हाँ। ठीक है? क्या टायर साइकिल बन सकती है? हैं? कमीशन ने कहा कि जिस प्रकार कली खिल करके फूल बनती है, उस प्रकार साइकिल जो है ना, बड़े होकर के टायर, वो टायर जो है ना बड़ा होकर साइकिल बनता है। ऑफिशियल, आई एम वन ऑफ द लिटिगेंट्स, आई वाज लॉयर एंड आई स्टेटेड बिफोर द कोर्ट कि माय लॉर्ड, ये महापुरुषों का, इन महापुरुषों का ये कहना है कि जिस प्रकार कली फूल के रूप में बदलती है, उसी प्रकार टायर जो है साइकिल के रूप में बदलता है। मुझे ये बता दे, ये कौन सी ऐसी इन्वेंशन है जिससे टायर का साइकिल बनता है? ये शर्मिंदा करने वाला नहीं है। हम भले अभी थोड़ा सा हंस है लें, फन इनके लिए बहुत हो रहा है, शर्मिंदा बट करने वाला है। इनको इन डूब के लोगों मरना के हाथ चाहिए। में सिस्टम। इनको इनको डूब के मरना चाहिए, लेकिन इनके पास में डूबने के लिए कोई जगह नहीं है, सच्चाई है। और इन कैंडिडेट्स के लिए मैं 2017 से कोर्ट के अंदर लड़ता आया हूं, 2016-2017 से लगातार पिछले 7 साल से हरियाणा सरकार के साथ में, इस वर्तमान सरकार के साथ में हमारी लड़ाई रही है कि इस प्रकार के बेहुदा मूर्खताएं आप करते कैसे हो, ये बताओ बस। हाउ? चेंज तो फिर भी कुछ नहीं हुआ ना, चेंज तो नहीं तभी कुछ हुआ। हाईकोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन दी है इनको कि भैया आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को बिठाइए कमीशन में, इस तरह के मूर्ख अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए। असर होगा लेट आपको लगता है? मुझे लगता नहीं इस गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल है कोई इस प्रकार की, लेकिन हाँ कल को गवर्नमेंट चेंज होती है तो यस, दिस पॉलिटिकल विल शुड कम। और कमीशन के सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास में राइट है इस चीज को जानने का कि उनके फेट को किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है। नहीं, पूरी लाइफ सर, पूरी लाइफ। और एक व्यक्ति यस, के साथ उसका पूरा परिवार होता है, दिस उसके फाइन, पूरा परिवार दिस होता है। फाइन, दिस फाइन, लोग, हाँ, और दिस हमारे इज बीच हाउ में दे हर तरह स्पॉइल, के, हमारे बीच में हर दिस इज तरह के हाउ दे लोग हैं। स्पॉइल द लाइफ। ऐसे ही स्पॉइल करते हैं तो जिंदगियों को। सबकी सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती, पेशेंस लेवल एक जैसा नहीं होता, हर कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, सो सुसाइड कमिट करते हैं। हम देखते हैं। मैं एक दो सवाल छोटे छोटे और ले लेती हूँ, आपके पास समय की थोड़ी बंदिश है। क्या सारी प्रॉब्लम की जड़ ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं? अभी वाली में यस, 2017 से आगे, 2018 से आगे कमीशन की सभी मूर्खताओं की जड़ या तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स रहे हैं, या फिर रहा है इनके आंसर की का सिस्टम, या फिर इनका रहा है सिस्टम जो है, इसके अलावा बहुत सारे इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इनका सिस्टम।
बहुत तो बड़ी संख्या में लोग जो तंग होते हैं वो इसके कारण से होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। आप पहले तो क्या इनएलिजिबल लोगों को ज्वाइन कराते हैं। अब जैसे सीईटी के अंदर इन्होंने एक आदेश जारी किया हरियाणा सरकार ने, ताकि जल्दी जल्दी लोग ज्वाइन हो जाएं। एक बड़ी बेसिक सी चीज होती है कि डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट को ज्वाइन करने का अधिकार है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक लेटर निकाला जाता है कि आप इन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके 3 महीने के बाद करेंगे। ठीक है। और उस 3 महीने के समय को एक्सटेंड करके अब कर दिया गया सितंबर। यानी कि जिन लोगों को इनएलिजिबल लोगों को आपने भर्तियों के अंदर ज्वाइन कराने का काम किया है, किसी भी डिपार्टमेंट के पास में उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने तक का राइट नहीं है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। और अगर सितंबर का टाइम दिया है तो फिर तो इलेक्शन में चले जाएंगे अगर इलेक्शन आप में प्रेजेंट, तो अब फिर तो इनका वैसे ही इनका छोड़ो। एजेंडा, इनका जीनत एजेंडा ये तो है कि चुनाव तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो, जो ज्वाइन हो गए, अगली सरकार अगली देखे, वो जो जो होगा वो सारी की सारी जो बुराइयां जो है आने वाली वो सरकार हमारे को हाँ, मालूम। ये तो ऑफिशियल लेटर है स्ट्रैटेजिकली इनका, हुआ है। इट्स अ ऑफिशियल लेटर है स्ट्रैटेजी। इनका। इनका ऑफिशियल लेटर है कि जो भी ज्वाइनिंग कराई जाएगी 30 जून तक किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में 30 जून से उस समय को एक्सटेंड किया गया। अभी 30 जून पूरी होने का है, 1 जुलाई को आई थिंक इसका एक्सटेंशन लेटर आ गया कि ये जो समय था जो 30 जून तक का था उसको बढ़ा करके अब सितंबर कर दिया गया। अब वो इनएलिजिबल लोग जब ज्वाइन करेंगे तो एलिजिबल लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। उनको तो पता है ना कि ये इनएलिजिबल है, लिटिगेशन बढ़ेगी। उस लिटिगेशन का जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात है, एडवर्टीजमेंट आपने निकाल ली है, एक एलिजिबिलिटी आपने क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग कराएगी, अपने आप ही लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। ये लिटिगेशन बढ़ाते हैं, अपनी बेहूदगियों के द्वारा लिटिगेशन बढ़ाते हैं। अब जैसे अभी सीईटी की जो नई रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाली है, जिसको ये कह रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं 20-22 हजार लोगों को नौकरी देंगे। आपको पता है इन्होंने क्या बेवकूफियां की? अभी तो उसको केस तैयार हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ एक केस तैयार, मुझे नहीं पता कोई और क्या कर रहा है। 20 साल के बच्चे को एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में रखा है। क्या 20 साल 20 के बच्चे साल को? के सैकड़ों बच्चों को एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में रखा है। एक्स सर्विसमैन का मतलब रिटायर्ड फौजी। 20 साल 21 साल के बच्चों को इन्होंने रिटायर्ड फौजी की कैटेगरी में रख करके मेरिट लिस्ट में डाल दिया। अब मुझे ये बताओ, वो मेरिट लिस्ट सार्वजनिक है तो कितने बच्चे अब कोर्ट जाएंगे तो उस मेरिट लिस्ट को चैलेंज करने के लिए? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी आप ढंग से मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते थे? कौन जिम्मेदार है इन लिटिगेशंस के लिए? मुझे मुझे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। मतलब आई डोंट नो शुड आई से और नॉट, भांग वांग खाते हैं क्या अधिकारी? वही वही चल रहा है। बहुत माफी के साथ बोल रही हूँ, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, बट जो आप बता रहे हैं और मैं इन चीजों को मानूं तो लगता है कि कोई बहुत घटिया क्वालिटी की कोई चीज ले रहे होंगे। खैर, Everything is official. Everything is official. I have documents to prove each and every statement which I am giving. इट्स हॉरिबल एक्चुअली। Whatever I am saying to you, I am having all documents. इन सभी विषय के ऊपर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, इन सभी विषयों की कोर्ट को जानकारी है। तो मैं ये मान के चलूं इस पूरी चर्चा के बाद से, एक तो फसाद की जड़ सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स स्पेशली, और ना सिर्फ 11/6/2019 के बाद की नौकरियां जो भी हुई हैं, एचएसएससी ने जिसकी भी एडवर्टीजमेंट दी है उससे पहले की भी चैलेंज हो सकती है। मतलब इन खतरे दैट की घड़ी कंडीशन तो है ना। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, या तो सरकार इसको क्लेरिफाई कराए ऑर्डर को, या फिर कैंडिडेट्स अपने आप जाएं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जो है ऑर्डर तो इनको कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। ग्रुप सी और डी बहुत बुरा हाल हो जाएगा फिर तो सर। सी और डी की बात कर रहे हैं जितनी डिटेल में। डेफिनेटली अगर सरकार इस ऑर्डर को क्लैरिफाई नहीं करा पा रही है तो डी को कोई खतरा नहीं है। डी पुरानी वाली को खतरा हो सकता है इन दैट केस, नई वाली को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये बिना मार्क्स के है। सी खतरे में। एनसी में अगर आप एक लाइन में बताना चाहें कौन कौन सी स्पेसिफिक जॉब्स सी में सभी अभी पुरानी, हाल फिलहाल में? सभी पुरानी बताइए, आपको मैंने नाम बताया मैंने जॉब्स का। हरियाणा पुलिस होगी, ये होगी, सब सभी पुरानी भर्ती है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के साथ में सिलेक्शन हुआ। आगे क्या? उन सब में क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन लगाइए, सरकार लगाए चाहे कैंडिडेट लगाए, तभी बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेंगे।
सर कैंडिडेट के लिए तो आप जानबूझ के मुश्किल कर रहे हैं ना, वो हर कोई फाइनेंशियली साउंड भी नहीं है ना, कोर्ट कचहरी सबके बस की बात भी नहीं है ना। Obviously they are forcing candidates to come to the court. आज सुबह से मेरे पास में 25 कैंडिडेट आ चुके हैं बताने के लिए कि सर हमारी नौकरी चाह रही है, बचाओ। आज सुबह से मेरे तो घर के ऊपर लाइन आप लगी हुई है। गलती करें, आपका सिस्टम फेल है, आपके अधिकारी गलती निकम्मे कमीशन हैं, की वो नहीं समझ रहे हैं, और और मैं कोर्ट जाऊं। कैंडिडेट कोर्ट में, गलती कमीशन की और कैंडिडेट कोर्ट में। Who is responsible for this all mess? Who is responsible for this? ओके, मैं अब आप एज ए कांग्रेस लीडर पूछ लेती हूँ, थोड़ा हाइपोथेटिकल है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, मैं हमेशा लास्ट में सवाल पूछती हूँ आपसे, मुझे लगता है मेरे जो दर्शक हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देखते सुनते हैं और जो अवेयरनेस हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्लान होगा, रोड मैप, स्पेशली HSSC को लेकर, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स को लेकर? सर रिफॉर्म्स करना जरूरी है। दीपेंद्र जी की तरफ से घोषणा हुई है कि OSD रिक्रूटमेंट लगाएंगे, HSSC और HPSC को रिफॉर्म लेकर के आएंगे, भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। ये चीज तो हमारी तरफ से कमिटमेंट है। रिटर्न एग्जामिनेशन वाली जो चीज है, जिस पैटर्न के ऊपर बच्चे compete कर रहे हैं, इस पैटर्न को हम छेड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो पेपर लीक गैंग जो ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल स्टेट्स के अंदर, उसके ऊपर जो है हरियाणा के अंदर इसके ऊपर लगाम लगाने का हम काम करेंगे और भर्तियों को फेयर तरीके से कराने का काम करेंगे। ये हमारा एक जो है, हमारा एक स्वयं जो है, हमारा स्वयं संकल्प है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ सर। ये तो मुझे लग रहा है, जिस तरह से हमने चर्चा की, मुझे लगा था शायद 50,000 जॉब्स पे खतरा है, लेकिन ये तो नंबर बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत नंबर अगर ज्यादा 2018 से अब तक गिनेंगे तो 1 लाख से ऊपर जाएगा। बट बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि दोबारा रिसेलेक्ट होकर के आ जाएंगे इन द रिवीजन ऑफ रिजल्ट, सो अल्टीमेट नंबर विल बी अराउंड 50 to 50,000 समथिंग। बट वो 50,000 भी बड़े आराम से बच सकते हैं, बशर्ते कि सरकार की मंशा उनको बचाने की। अगर LDC का रिजल्ट रिवाइव होता है, रिवाइज होता है, ये LDC का क्योंकि बार बार चल रहा है, 11/2019 के अंदर केवल LDC की भर्ती नहीं थी, बहुत सारी भर्तियां थी, बहुत सारी कैटेगरीज थी। तो इन सबका अगर रिजल्ट रिवाइज होता है ना, तो क्या इन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्योंकि फिर एज बैरियर भी तो आ जाएगा सर। नहीं, यही रहेंगे, एज बैरियर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग नो यही रहेंगे। कंपटीशन विल बी अमंग देम ओनली, देयर विल नॉट बी एनी री-एग्जामिनेशन, केवल रीअसेसमेंट ऑफ मेरिट होगा, देयर विल नॉट बी एनी री-एग्जामिनेशन। और वही होंगे जिन्हें 5 नंबर मिले हुए हैं कुल मिलाकर, उनका ही, हाँ, उनको हटा दिया जाएगा। यदि वो फिर हटा करके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो वो अपने सिलेक्शन जोन में रहेंगे, वरना उनको कुछ वो 15-20% जो है नए लोग रिप्लेस कर देंगे, तो 20% ही वेरिएशन जाएगा। ओवरऑल वेरिएशन विल बी 20%। सो अल्टीमेट जो कैंडिडेट जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अमंग दीज 1 लाख लोग जो हैं, अल्टीमेट जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो लगभग 25,000 के आसपास होने चाहिए। इट्स अ बिग नंबर। यस, अगेन इट्स अ बिग नंबर, नॉट अ स्मॉल नंबर। कोई फाइनल कमेंट, कोई फाइनल मशवरा, कोई फाइनल सजेशन इफ यू वांट टू से? मशवरा ये सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि भाई सरकार तुरंत क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन लेके जाए, चाहे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कराए, चाहे इसको हाई कोर्ट में रिव्यू कराए, लेकिन एग्जिस्टिंग भर्तियों को बचाए जाने की तुरंत प्रभाव से आवश्यकता है। यदि आप नहीं करेंगे तो कैंडिडेटों को अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन लेकर के वकीलों को कोर्ट में एंगेज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में ये कहेंगे कि भर्ती रोको गैंग, फिर कोर्ट आ गया। भर्ती रोको गैंग, यहाँ तो भर्ती खराब करो गैंग भी मुझे समझ में आ रहा है, भर्ती विवादों में ले आओ गैंग भी है? भर्ती होने ही मत दो, हो जाए तो फिर उसे कोर्ट कचहरी में उलझा दो, ऐसा भी गैंग नजर आ रहा है। कोई ऐसी बात जो इस पूरी डिस्कशन में छूट गई हो और आप कहना चाहें एज ए कंक्लूजन, तो आप प्लीज कहिए। नहीं, बच्चों को मोटिवेट रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यूनाइट होकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाए। आपकी भर्ती को बचाए जाने की जिम्मेदारी सरकार की है, आपकी नहीं है। सरकार कुछ ना करे तो ही आप कोर्ट में आइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया धुल साहब, आप जुड़े हमारे साथ में और हमने काफी डिटेल में बात की। हम कोशिश करेंगे और भी विषयों पर चर्चा करें, स्पेशली जॉब्स को लेकर। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों को बहुत ज्यादा संगठित रहना है, यूनाइटेड रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और अपनी बात रखनी है, ये बहुत जरूरी है।
और हम यही बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर जो कंट्रोवर्सी है वो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का बेनिफिट लेके जिन लोगों ने जॉब्स ली हैं एंड 11/6/2019 से पहले की जॉब्स और उसके बाद की जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं इस चर्चा से आपके मन के बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे। आप इस चर्चा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों के साथ बांटिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अवेयर हों। और आपके पास जो भी कमेंट्स हों, आपके पास जो भी सवाल हों, वो आप ज़रूर लिखा कीजिए नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसे जानना, समझना कि हरियाणा के लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित होने की कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। एक सार्थक चर्चा करने की कोशिश हुई है हमारी तरफ से। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एचएसएससी के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन जो हैं, उनका भी इंटरव्यू कीजिए मैम। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनसे संपर्क करने के लिए, मैंने कुछ लोगों की मदद भी ली है। मेरा जैसे ही संपर्क होता है वो मुझे समय देते हैं, तो मेरे चैनल पर, चेक पोस्ट न्यूज़ पर उनका भी स्वागत है कि वो आएँ और अपनी बात रखें, खुलकर अपनी बात रखें। हम उन्हें दोषी नहीं बता रहे हैं। जो खामियां हैं इन वैकेंसीज को फुलफिल करने में, जॉब्स को लेकर, तो मैं चाहती हूँ वो अपना पक्ष भी रखें एकदम पारदर्शी तरीके से। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि उन तक भी पहुंचे। शेयर करेंगे तो शायद चेयरमैन साहब के पास भी पहुंचेगा। हालांकि चर्चा हो रही थी कि वो काफी क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो। ये मैं जरूर कहूंगी। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े हमारे साथ।